कलेक्टर साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर एक झोपड़ी नुमा मकान पर जाती हैं, जहां पर दो बुजुर्ग पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थे और उनकी तबीयत भी खराब थी। इसके बाद जब कलेक्टर साहिबा उस झोपड़ी के अंदर घुसती हैं तो एकदम से जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और जैसे ही कलेक्टर साहिबा को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन थी कलेक्टर साहिबा और कौन था वह बुजुर्ग व्यक्ति जो कलेक्टर साहिबा को देखते ही अपनी आंखों से आंसू निकालने लगा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के अंदर एक शोभा नाम की लड़की रहा करती है, जिसके घर में उसके माता पिता हैं और वह खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। शोभा की माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है। इधर जो शोभा का पिता होता है वह भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। शोभा भी 5वीं क्लास में है और तभी अचानक से शोभा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और एक बीमारी के चलते उसकी माँ की मौत हो जाती है। जैसे ही माँ की मौत होती है तो इस बात का शोभा को बड़ा ही दुख होता है, लेकिन जो शोभा का पिता होता है वो जैसे तैसे करके अपनी बेटी को संभालता है और इसके बाद दिन दोबारा से नॉर्मल तरीके से व्यतीत होने लगते हैं। शोभा पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और शोभा की माँ का सपना था कि बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने। तो इसी वजह से जो शोभा का पिता होता है वह शोभा की पढ़ाई लिखाई पर और भी ज़्यादा गौर देता है और कहता है कि बेटी तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो और उसके बाद अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो, क्योंकि तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा यही थी। यह बात सुनकर जो शोभा होती है वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है पढ़ाई करने के लिए और दिन रात एक करके मेहनत करके अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है। लेकिन वहीं पर जो शोभा के पिता होते हैं वह शोभा की माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और इसी के चलते जब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर एक बुरी आदत आ जाती है। दरअसल अब वह शराब पीने लगे थे और शराब पीने के कारण जैसे ही शोभा 10वीं क्लास में होती है तो उसी दौरान शोभा के पिता की तबीयत भी खराब रहने लगती है और वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं। अब तक तो वे शोभा के लिए इधर उधर से पैसों का इंतजाम कर दिया करते, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब पिता की तबीयत खराब रहती है तो पैसों की कमी होने लगती है और जब शोभा अपने पिता को बीमार देखती है तो उसके बाद वह खुद से कुछ काम करने का तय करती है। शोभा पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, तो इसी वजह से वो वहाँ पर जो गांव के बच्चे होते हैं उनको अपने पास ट्यूशन के लिए बुलाने लगती है और अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उसी से निकाल लिया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो शोभा होती है उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और इधर अब तक उसके पिता की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। यानी कि अब तक तो जो पिता है वो कभी कभार इधर उधर काम करके अपनी बेटी के लिए पैसे ले आया करता, लेकिन फिलहाल अब उसके बिल्कुल भी बस की नहीं है और बिल्कुल से वह बिस्तर में टिक चुका है। शोभा अपने पिता की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर था वही होता है। कुछ दिनों बाद शोभा के पिता की भी मौत हो जाती है। अंतिम समय तक भी जो शोभा का पिता होता है वह शोभा को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करता आया था और इसी वजह से शोभा भी आगे पढ़ाई लिखाई जारी रखने का फैसला करती है। लेकिन अब पिता की मौत के बाद जो शोभा के चाचा ताऊ होते हैं वह उसकी पढ़ाई को रोकने के लिए उससे कहते हैं और कहते हैं कि बेटी अब बहुत होगी पढ़ाई लिखाई, हम तेरी शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद तू अपना घर बसाना। लेकिन जो शोभा होती है उसे अपने माँ और पिता की अंतिम इच्छा के बारे में पता है, तो वह अपने चाचा चाची से कहने लगती है कि चाचा ऐसा करो, मैं पहले पढ़ाई लिखाई कर लेती हूँ और पढ़ लिख कर जब बड़ा अधिकारी बन जाऊंगी तो उसके बाद मेरी शादी करा देना, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। अब यह बात शोभा की चाची को थोड़ी सी बुरी लग जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तेरी शादी हम लोग करवा कर रहेंगे, वरना समाज के लोग हमसे तरह तरह की बातें कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शोभा थी वह फिलहाल बालिग हो चुकी थी और अपने बारे में अच्छा बुरा सब कुछ सोच सकती थी। तो इसी वजह से वह अपनी चाची से कह देती है, देखो चाची मैं अब अपने लिए सब कुछ अच्छा सोच सकती हूँ और बुरा भी सोच सकती हूँ, तो इसी वजह से आप मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मैं आपके कहे अनुसार चलूंगी, वरना मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है और उसके बाद ही मैं शादी कर सकती हूँ। ऐसा कहकर जो शोभा होती है अपनी चाची से मना कर देती है और इसके बाद जो शोभा की चाची होती है वह उसे धमका देती है और कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, जब तू इतनी बड़ी हो गई है तो अपना ख्याल खुद से रख ले, हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। ऐसा कहकर शोभा के चाचा चाची उसके उस घर से निकल जाते हैं जिस घर के अंदर वह अपने माता पिता के पास रहा करती थी। लेकिन शोभा के दिमाग में अब भी बड़ा अधिकारी बनने की बात चल रही है, क्योंकि उसके पिता अंतिम समय तक भी उससे यही कहकर गए थे कि बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना, ताकि तुम्हें जिंदगी में कोई भी परेशानी ना हो सके। शोभा अपने घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन दिया करती और साथ में अपनी यूपीएससी की तैयारी भी किया करती। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ शोभा ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और उसके बाद
उसका प्री एग्जाम आ गया था। अब जिस दिन उसका प्री एग्जाम होता है उस दिन वो समय से काफ़ी पहले अपने घर से चलती है और बाहर हाईवे पर जाकर खड़ी हो जाती है, जहां से उसे शहर के लिए सवारी मिलनी थी और वहां से वो ट्रेन पकड़कर अपने एग्जाम के लिए जाने वाली थी। वहां पर जाकर वह खड़ी हो गई थी और वहीं पर एक हरिलाल जी की चाय की दुकान थी, जिस पर जाकर वो बैठ जाती है और सवारियों का वेट करने लगती है। हरिलाल जी शोभा को भली भांति जानते थे कि इस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है। इसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अब ये अकेली रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो शोभा होती है वह बैठी बैठी बार बार सड़क की तरफ देख रही थी कि कोई सवारी आ जाए जो उसे यहाँ से स्टेशन तक पहुंचा दे, क्योंकि अब उसकी ट्रेन को आने में ज़्यादा समय नहीं है। इस बात को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और जो हरिलाल जी होते हैं वह इसकी परेशानी को भांप जाते हैं और पूछने लगते हैं, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों प्रतीत हो रही हो। तो उसके बाद शोभा पहले तो इस बात को टाल देती है, लेकिन जब हरिलाल जी बार बार इस बात को पूछते हैं तो उसके बाद जो शोभा होती है उन्हें बता देती है कि काका इस तरह से मेरा एग्ज़ाम होना है और मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन कोई भी सवारी नहीं आ रही, न जाने क्या कारण है और कहीं मैं इस टेस्ट के लिए लेट ना हो जाऊं। यही बात सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूं। अब हरिलाल जी इस बात को सुनकर कहने लगते हैं कि बेटी क्या तुम्हारा वो टेस्ट जरूरी है। तो वो कहती है कि हाँ काका ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद जो हरिलाल जी होते हैं वो उससे कहते हैं कि बेटी इस समय पर कोई ऑटो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आएगा लेने के लिए, लेकिन मेरे पास एक साइकिल है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें साइकिल से शहर तक छोड़ सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तुम बैठ जाना और मैं तुम्हें शहर के स्टेशन तक छोड़ दूंगा। अब शोभा पहले तो हरिलाल जी की उम्र को देखकर मना करने लगती है, कहती है कि काका आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और आप हम दोनों का वजन कैसे झेल पाओगे। यहाँ पर शोभा को भी साइकिल चलानी नहीं आती है, तो इसी वजह से वो ऐसा कह रही थी। लेकिन तभी हरिलाल जी कहते हैं कि बेटा मुझे पक्का पता है, मैं रोज़ यहाँ पर काम किया करता हूँ, तो इस समय पर बहुत ही कम ऑटो आया करते हैं और एक दो की जो आने की संभावना थी उनका समय भी निकल चुका है, तो तुम ज़्यादा देरी मत करो, मैं अपनी दुकान को बढ़ा देता हूँ और उसके बाद तुम्हें अपने साथ लेकर स्टेशन तक पहुँचा दूंगा। अब शोभा के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इसके बाद शोभा भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और हरिलाल जी अपनी दुकान को बंद करके अपनी साइकिल को निकालते हैं और उस पर शोभा को बिठाकर तेज गति से साइकिल को स्टेशन की तरफ दौड़ा देते हैं। शोभा साइकिल पर चलते हुए बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। इधर जो हरिलाल जी होते हैं वो और तेज गति से साइकिल को दौड़ाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे काफी ज्यादा बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी जितना उनसे हो सकता था उतनी तेजी से वो साइकिल को चला रहे थे। धीरे धीरे एंड टाइम पर, यानी कि जब उसकी ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है, उसी दौरान जो हरिलाल जी होते हैं वह साइकिल को लेकर स्टेशन पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि शोभा बेटी भागकर जाओ, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी और बिल्कुल भी देरी मत करो। इसके बाद जो शोभा होती है भागकर जाती है और जैसे तैसे करके उस ट्रेन में बैठ जाती है। जब शोभा ट्रेन के अंदर बैठ जाती है तो हरिलाल जी को तसल्ली होती है और उसके बाद हरिलाल जी अपनी साइकिल को लेकर वापस अपनी दुकान पर आ जाते हैं और दुकान को इसी तरह से चलाने लगते हैं। इधर जो शोभा होती है वो अपने प्री एग्जाम के लिए निकल गई थी और धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसका एग्जाम होना था और सही समय पर वो पहुंच गई थी। हालांकि जब हरिलाल जी की दुकान पर बैठी हुई थी तो उसे लग रहा था कि ये टेस्ट मेरा छूट जाएगा, लेकिन फिर भी हरिलाल जी की मेहनत की वजह से आज वो इस टेस्ट के लिए यहाँ पर पहुँच गई थी। इसके बाद शोभा अच्छी तरह से अपना टेस्ट देती है और टेस्ट देने के बाद वहाँ से वापस लौटती है। वापस लौटते वक्त वह हरिलाल जी के पास उनकी दुकान पर आती है और कहती है कि काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उस दिन तो मैं आपका धन्यवाद नहीं कर पाई थी, लेकिन आपकी वजह से मैंने उस टेस्ट को दे दिया है और अब रिजल्ट आना बाकी है। इसके बाद काका कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, अगर तू पढ़ लेकर कामयाब हो जाएगी तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। अब यह बात उसे अपने पिता की याद दिला देती है और इसके बाद जो शोभा होती है वहां से अपने घर तो चली जाती है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में हरिलाल जी की ये बातें घूम रही थी कि इसी तरह से उसके पिता कहा करते थे और हरिलाल जी भी उससे ऐसा ही कह रहे थे। हरिलाल जी के घर में उनकी पत्नी है और उनकी कोई भी संतान नहीं है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और दोनों एक साथ अपने घर में रहा करते हैं। इधर जो शोभा होती है अब हरिलाल जी के पास जाने लगती है और हरिलाल जी और उनकी पत्नी भी शोभा को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करते और उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करते पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसका प्री एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और प्री एग्जाम उसका क्वालिफाई हो गया था। जब उसका प्री एग्जाम क्वालिफाई होता है तो वह दोबारा से हरिलाल जी के पास जाती है और उनको इस खुशखबरी को देती है। जैसे हरिलाल जी और उसकी पत्नी इस खुशखबरी को सुनते हैं तो वो भी बेटी के साथ खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुमने अच्छे से पढ़ाई की, इसी वजह से तुम्हारा टेस्ट क्लियर हो गया है। अब और भी आगे से अच्छे से पढ़ाई करो और तुम्हारा दूसरा टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा और जरूर से तुम एक बड़ी अधिकारी बन जाओगी। ऐसा कहकर वो उसे मोटिवेट कर देते हैं और
इसके बाद शोभा भी दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती है और बार बार हरिलाल जी और उसकी पत्नी से मिलने के लिए आती रहा करती है। जब भी कभी वह उदास हुआ करती तो हरिलाल जी और उसकी पत्नी के पास आया करती और वह लोग उसे भरपूर मोटिवेट कर दिया करते। कुछ दिनों बाद उसका मेन एग्जाम होना था और मेन एग्जाम होने के लिए जब वह यहाँ से जाती है तो सबसे पहले हरिलाल जी और उसकी पत्नी का आशीर्वाद लेती है और हरिलाल जी खुद ऑटो में बैठकर उसके साथ उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी जाते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुमने मेहनत की है और मेहनत का परिणाम ऊपर वाला तुम्हें जरूर देगा। ऐसा कहकर वह उसे भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शोभा होती है वह इस बार स्टेज से रह जाती है और इस बात के बारे में जब हरिलाल जी और उसकी पत्नी को पता चलता है तो वो लोग भी इस बात से बड़े ही मायूस होते हैं। इसके बाद शोभा भी इस बात से बड़ी मायूस थी और वह सोचने लगती है कि शायद मेरे चाचा चाची सही कह रहे हैं और मैं शायद एक बड़ा अधिकारी नहीं बन सकती। यही सोच में डूबी हुई वह दोबारा से हरिलाल जी और उसकी पत्नी के पास पहुंच जाती है, क्योंकि जब भी वह कभी उदास हुआ करती तो उन्हें ही अपना समझकर अपने दिल का हाल बताया करती। लेकिन यहाँ पर जैसे वो जाती है और कहती है उनसे कि शायद मुझे अपने चाचा चाची के कहे अनुसार शादी कर लेनी चाहिए, ये बड़ी नौकरी मेरे हिसाब से बनी ही नहीं है। लेकिन तभी जो हरिलाल जी है वो कहने लगते कि क्यों बेटी, क्या अब तुम्हारे पास मौका नहीं है? क्या तुम दोबारा से मेहनत करके उस काम को नहीं कर सकती? तो वो कहती है कि काका है तो सही, लेकिन जब मैं इस बार फेल हो गई तो आगे कौन सी गारंटी है कि मैं पास हो जाऊंगी, और इसके बाद एक इंटरव्यू और देना होता है। मैंने बहुत सारी मेहनत की है और उस मेहनत की वजह से भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर मैं क्या करूं? तो हरिलाल जी कहते हैं कि बेटी चिंता मत करो, कई बार में सफलता मिला करती है और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उदास होकर बैठ जाओ। अब तक तुमने घर पर रहकर पढ़ाई की थी ना, अब ऐसा करो कहीं बाहर जाओ और बाहर ही रहकर पढ़ाई करो, शायद हो सकता है वहां पर रहने से तुम्हारा नंबर पड़ जाए। अब यह बात हरिलाल जी कह देते हैं और शोभा के दिमाग में भी ये बात पहले से आ रही थी, क्योंकि उसकी एक जानने वाली लड़की जो कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ी थी, उसका मेन एग्जाम क्लियर हो गया था, क्योंकि उसने अच्छे से कोचिंग की थी और कोचिंग करने के बाद वह मेन एग्जाम को क्लियर कर पाई थी। तो इसके बाद शोभा इस बात पर थोड़ी देर गहन सोच विचार करती है और हरिलाल जी की बात मानकर बाहर कोचिंग करने का तय करती है, क्योंकि वह खुद बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, तो सोचती है कि वहां पर भी कोई काम धंधा कर लूंगी और साथ में जो हरिलाल जी होते हैं वह भी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ पैसे एकत्रित हैं, जिन पैसों को वो शोभा को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो बेटी, इन पैसों को अपने पास रख लो और ये तुम्हारे काम आएंगे। तुम बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो और कोई भी काम करना बंद कर दो, इन पैसों से अपनी पढ़ाई लिखाई को करो और जब देखो कि तुम्हारा टेस्ट क्लियर होता है या नहीं होता। शोभा पहले तो उनसे पैसे लेने से मना करती है, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि बेटी हमारा कोई बच्चा नहीं है ना, तो हम तुम्हारे अंदर अपनी बच्ची देखा करते हैं, तो तुम इन पैसों के लिए मना मत करो। शोभा उन पैसों को लेकर चली जाती है और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो शोभा होती है उसके सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं और वह एक जिला अधिकारी बन गई थी। जैसे वो जिला कलेक्टर बनती है तो उसके बाद उसे बड़ी खुशी होती है और यह बात उस गांव में भी पता चल गई थी जहां पर शोभा रहा करती थी। हरिलाल जी और उनकी पत्नी को भी पता चल गया था कि शोभा एक कलेक्टर बन चुकी है, तो वो लोग भी इस बात से बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन शोभा गाँव न आकर वहां से सीधा अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वह जल्द से जल्द अपने कार्यभार को संभालना चाहती है। इसी वजह से शोभा ट्रेनिंग करने लगती है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। लेकिन अब तक जो शोभा थी वह जिम्मेदारियों के तले दब चुकी थी, क्योंकि जिला कलेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो इसी वजह से वह चाहकर भी गांव में हरिलाल जी और उनकी पत्नी को यह बताने नहीं जा पाती है कि मैं एक बड़ी अधिकारी बन चुकी हूं। इसके बाद जो शोभा होती है मेहनत और ईमानदारी से वहीं पर अपना काम करने लगती है और धीरे धीरे करके अब उसे 3 साल बीत जाते हैं, यानी कि 3 साल तो पहले और 3 साल ये, अब तक उसे अपने गाँव जाए और हरिलाल जी और उनकी पत्नी से मिले हुए लगभग 6 साल हो गए थे और 6 साल बाद उसकी पोस्टिंग उसके डिस्ट्रिक्ट के पास ही के डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और वहां पर रहकर अब अपना कार्यभार संभालने लगती है। वह बार बार अपने गांव जाने की सोचा करती और हरिलाल जी से मिलने की सोचा करती, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वह उनसे नहीं मिल पाती है। और एक दिन अचानक से जब उन्हें काम के सिलसिले में दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना होता है, तो उसी दौरान डीएम साहिबा का जो गाँव होता है वह रास्ते में ही पड़ता है और जैसे वो वहां से निकल रही थी तो अचानक से उनकी नजर हरिलाल जी की चाय की दुकान पर पड़ती है और इसके बाद वह उनसे मिलने का मन बना लेती है। वह ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर यहाँ पर बीच में एक जगह रुकना है, मुझे थोड़ी देर के लिए किसी से मिलना है। ऐसा कहकर वह गाड़ी को सीधा हरिलाल जी के घर पर रुकवा देती हैं और जैसे हरिलाल जी के घर पर एक बड़े डीएम साहब की गाड़ी रुकी थी तो गांव के लोग भी इधर उधर से देखने लगते हैं कि आखिर कौन है ये और किस वजह से यहाँ पर आई है। इसके बाद जो डीएम साहिबा होती हैं उस झोपड़ी में घुसती हैं जिसके अंदर हरिलाल जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और जैसे वो अंदर जाकर देखती हैं तो हरिलाल जी और उनकी पत्नी काफी ज्यादा बीमार हालत में पड़े हुए थे और वह शोभा
को अंदर आते हुए देखकर एकदम अपने बिस्तर पर हरिलाल जी बैठ जाते हैं और बैठने के बाद बड़ी गौर से उसे देखने लगते हैं। जैसे शोभा उनके पास पहुंचती है तो एकदम से वो उसे पहचान जाते हैं और पहचानने के बाद झट से उसे अपने गले से लगा लेते हैं। अपनी आंखों में आंसू ले आए थे और फूट फूट कर रोने लगे थे और रोते हुए कहने लगते हैं कि बेटी, हम तो ये सोच रहे थे कि बेटी अब बड़ी अधिकारी बन गई है तो हमसे मिलने तक भी नहीं आएगी। लेकिन तभी जो शोभा होती है वो कहने लगती है कि नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल काम की वजह से मैं थोड़ा सा आपसे मिलने में लेट हो गई, लेकिन आज जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया और इसी वजह से आपसे मिलने के लिए आ गई। हरिलाल और उसकी पत्नी, जिनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, और उसके बाद वो उनसे पूछने लगती है कि आपने आज दुकान क्यों नहीं खोली। तो उसके बाद हरिलाल जी उसे बता देते हैं कि बेटी, अब हमारी बुढ़ापे के दिन है और बुढ़ापे की वजह से अब मैं काफी ज्यादा बीमार रहा करता हूँ और मेरी पत्नी भी बीमार रहा करती है। बीमारी के चलते अब हमारी बस की नहीं है इस तरह से काम करना और जैसे तैसे करके अड़ोसी पड़ोसियों की मदद से अब हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अब तो यही आस है कि ऊपर वाला कब हमें अपने पास बुलाएगा। यह बात सुनकर शोभा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि वह व्यक्ति जिसने उसे पल पर मोटिवेट किया है और आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित किया है, वह आदमी ऐसी हारी हारी बातें कर रहा है। तो इसके बाद वो कहती है कि नहीं काका, ऐसा नहीं होगा, आप अगर बीमार हैं तो आपका इलाज भी हो सकता है और अभी तो आपको अच्छे दिन देखने हैं, क्योंकि आपने जो मेरी मदद की है वो शायद मेरे चाचा चाची भी नहीं कर पाए। तो आप मेरा परिवार हो और मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं रख सकती। कोई बात नहीं, अभी तो मैं किसी काम से जा रही हूं, लेकिन वहां से लौटते वक्त आपको अपने साथ ले चलूंगी और मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर हम लोग सभी मिलजुल कर रहा करेंगे। इसके बाद जो शोभा होती है वहां से फिलहाल तो अपने काम के लिए चली जाती है, लेकिन वापस लौटकर हरिलाल जी और उसकी पत्नी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने आवास पर ले जाती है। वहां पर सबसे पहले तो वो उनका इलाज करवाती है और इलाज करवाने के बाद अच्छी तरह से उन्हें घर के अंदर रखने लगती है। और जब भी कभी हरिलाल जी और उनकी पत्नी बाहर घूमने के लिए जाया करते तो वहां पर लोग उनका बड़ा ही सम्मान किया करते और कलेक्टर साहब के माँ बाबा कहकर उन्हें संबोधित किया करते। जब वो लोग उनसे माँ बाबा कहा करते हैं कलेक्टर साहब के, तो उसके बाद उन्हें भी अपने माँ बाबा होने का फर्ज निभाने का याद आता है और वह कलेक्टर साहिबा से एक दिन कहने लगते हैं, बेटी मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने सामने ही तुम्हारी शादी देख पाएंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। यह बात सुनकर जो शोभा होती है उसे भी ज्ञात होता है, क्योंकि टाइम रहते अगर ये सब कुछ हो जाए तो बड़ा ही अच्छा रहता है। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती है वो खुद से ही अपने लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगती हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम होता है सतीश। सतीश जो कि बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था और वह जब शोभा के बारे में सुनता है कि इस तरह से अनाथ थी लेकिन इन लोगों ने इसकी मदद की तो बदले में ये उन्हें अपने साथ रख रही है, तो उसकी निगाहों में शोभा की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद जो सतीश होता है वह अच्छी तरह से उनकी देखभाल भी किया करता है और साथ में शोभा के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों ये थी कहानी एक अनाथ लड़की की जिसकी जिंदगी पर दुखों का पाट टूटा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया और अच्छी तरह से आज इस समाज के अंदर रह रही है। आप क्या कहना चाहते हो शोभा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो हरिलाल जी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।